ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम गणिकाक्ष मंगलाय तनोहरि। उस मंडप में अनुपमा एक अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी के साथ बैठी होती है। चलिए जजमान, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए और वधू का हाथ अपने हाथ में रखिए, जिसके बाद आपको सामग्री अग्नि में डालनी है। पंडित के कहने पर वो बुढ़ा अमित और उसकी होने वाली पत्नी अनुपमा, जो कि अभी केवल 23 साल की ही थी, वो पंडित के कहने पर अग्नि में सामग्री डाल देते हैं। बेचारी अनुपमा बहुत रो रही होती है। वहीं मंडप के पास बैठी हुई औरतें आपस में बातें करती हैं। हे भगवान, आखिर क्या देखा है उषा बहन ने इस अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी में। अरे औरतों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। अगर उनका पति मर जाए तो उनके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाता है। अरे मैंने तो सुना है कि यह अधेड़ उम्र का आदमी बहुत अमीर है और इसने बेचारी अनुपमा से शादी करने के लिए खूब सारा पैसा भी दिया है उषा को। और इस जैसी लालची औरत का हो ही क्या सकता है, गरीब तो है ही और एक कमरे में गुजारा कब तक करती, इसलिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढा इसने। तभी वहाँ पर सागर शहर से आता है और अपनी विधवा भाभी की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से होते हुए देख हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ वो औरतों की सारी चुगली भी सुन लेता है। मेरे होते हुए मैं इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दूंगा। सागर आकर शादी को रोक देता है, जिसके चलते उषा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे बेटा, तू पागल हो गया है? अरे हो जाने दे इस विधवा की शादी। अरे ये शादी करके इस घर से चली जाएगी तो तुझे अपनी बहू लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तू जानता तो है ही, हमारे पास एक ही कमरा है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप एक अधेड़ उम्र के आदमी से भाभी की शादी करवा दोगी तो क्या वो खुश रहेंगी? और एक कमरे के लालच में मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। वह अनुपमा का हाथ पकड़ता है और उसे मंडप से उठाकर अपने घर के एक कमरे में ले आता है। ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, ये मैं जानता हूँ। आपको ये शादी जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं और वो हाथ जोड़कर सागर से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया देवर जी। आज अगर तुम न होते तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो जाता। भाभी, आप मेरी जिम्मेदारी हो और अब से आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। ये सब उषा कमरे के बाहर दरवाजे के साथ खड़े होकर सुन लेती है, जिसके चलते वो कमरे में आती है और अनुपमा को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। कलच्चिनी कहीं की, तूने अब मेरे छोटे बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द अपने छोटे बेटे की शादी करवा दूंगी, जिसके चलते तेरा मेरे बेटे से पीछा छूट ही जाएगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? देवर जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। पहले तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, लेकिन अब तू मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी है। अरे तुझे क्या लगता है तू बहुत तेज है? मैंने सुना था कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तो डायन से भी बदतर है। उषा की जली कुटी बातें सुनकर बेचारी अनुपमा रोने लगती है। तभी सागर अपनी माँ का मूड ठीक करने के लिए उन्हें घर से बाहर ले जाता है। कुछ ही देर में अमित कमरे में आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, आज हमारी शादी है, हमें शादी करनी है। मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अपनी उम्र तो देखिए। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? इस एक कमरे के ससुराल में तुम्हारा क्या ही गुजारा होगा। मेरे साथ चलो, मेरा खुद का बहुत बड़ा फार्म हाउस है। अरे हमारी सुहागरात के लिए बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पीछे से सागर आता है और उस बूढ़े का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। अगर एक शब्द और तूने अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, चला जा यहाँ से। सागर के इस बर्ताव से अमित वहाँ से चला जाता है और शादी कैंसिल हो जाती है। उस दिन के बाद से उषा अपनी विधवा बहू के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। ये जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई है? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अनुपमा अपने कमरे में फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सागर उसे बचा लेता है। आप ऐसा कर भी कैसे सकती हो? एक तो पहले ही मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से आप भी। सागर, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाभी जी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है। अपने प्यार के बिना रहने पर जो हालत होती है मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अपने प्यार को किसी और के लिए मत छोड़ना। ऐसा कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन सागर अपने घर पर अपने दोस्त अजय को बुला लेता है। अजय मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जिगरी यार ने मुझे बुलाया है तो आना तो पड़ता ही। तभी अनुपमा 2 ग्लास में पानी लाकर अजय और सागर को देती है। अजय जब अनुपमा को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और उसे पहली नजर में ही अनुपमा से प्यार हो जाता है। अनुपमा के जाने के बाद सागर अपनी सारी परेशानी अपने जिगरी दोस्त अजय को बताता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तू तैयार है तो। अपनी दृष्टि से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
अजय सागर को अपना प्लान बताता है, जिसके बाद वो दोनों दृष्टि को अगवा करके अपने साथ एक मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ अजय दृष्टि और सागर की शादी करवा देता है। तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन अब मेरा क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा और तुम इस बात का क्या रिएक्ट करोगे। देखो, मुझे तुम्हारी भाभी बहुत पसंद है। तुम्हारे भैया के जाने के बाद वो बेचारी अकेली हो गई हैं। क्यों ना मैं उनसे शादी कर लूं? ये सुनकर सागर बहुत खुश होता है। अरे यार क्यों नहीं, तू मेरे बड़े भाई जैसा है और फिर मैं जानता हूँ कि तू मेरी भाभी को बहुत खुश रखेगा। हम दोनों की शादी तो हो गई है, अब हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। सागर अपनी पत्नी दृष्टि को अपने घर ले आता है, जिसके बाद वह अपनी माँ को दृष्टि के बारे में बताता है। वहीं वह अपनी माँ को अपनी भाभी अनुपमा और अजय की शादी के लिए कहता है। बेटा, तूने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जिंदगी भर मैं उसके ऊपर अत्याचार ही करती रही, मुझे उसके ऊपर जुल्म नहीं करने चाहिए थे। तू उसकी शादी अजय से करवा दे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सागर अपनी विधवा भाभी की शादी अजय से करवा देता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।